Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the platform of Elite College of Health Sciences Multan. Today we will start our uh, portion of physiology in our subject. स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ़िज़िकल क्लासेस में हमने एनाटॉमी को टच नहीं किया था, हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था और सेकंड चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो ऑनलाइन क्लासेस जब हमने स्टार्ट की तो हमने जो है वो एनाटॉमी ही स्टार्ट की थी और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है और हम सेकंड चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो था वो रेलेवेंट था इंट्रोडक्शन से और उसमें सारी जो है वो हमने फिजियोलॉजी में हमने ब्रांचेस देख ली थी थोड़ी सी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया था ह्यूमन बॉडी का और डिफरेंट डेफिनेशंस हमने देख ली थी कि इसकी फर्दर क्या होती है। ऐसा फिजियोलॉजी देख ली तो फिर हमने देखा था ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है, सेल फिजियोलॉजी क्या होती है और पैथोलॉजी देख लिया था। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्टूडेंट्स देख लिया था कि केमिकल लेवल होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ऑर्गेनिज़म, ये सब क्या होते हैं ये हमने देख लिए थे। और उसके बाद जो है वो हमने क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है या इम्पोर्टेंस आप कह लें फिजियोलॉजी की वो हमने देख ली हुई थी। तो चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 था स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल से रेलेवेंट था और चैप्टर नंबर 2 में जो है वो हमने टाइप्स देख लिए थे। हमने ये सेल को डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ सेल्स को डिस्कस कर लिया था। तो सेल्स क्या था, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये मैं आपको बार बार कह रही थी कि सेल की हमें प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सेल क्या था, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और मैंने कहा था कि हर चीज़ का कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे मैंने कहा था कि एक दीवार आपके सामने आ जाए, एक वॉल होती है, उसका भी एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। वो क्या होता है, एक ईंट होती है, उस ईंट से मिलकर ही वो पूरी दीवार बनती है। इसी तरीके से सेल से मिलकर ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। तो उसमें हमने कहा था कि जो सेल्स होते हैं वही मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और हमने कहा था कि टिश्यूज़ जो है वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स जो है वो मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं। और वो सिस्टम जो है वो मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं कि ऑर्गेनिज्म में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी मिलता है, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिलता है, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मिलता है। तो हमें डिफरेंट सिस्टम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में मिल रहे होते हैं। ये थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी। बेसिकली स्टूडेंट, दिस इज़ द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। तो जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा सुन रहे हैं लेक्चर को उनके लिए जो है वो चैप्टर नंबर 2 मैं रिवाइज़ करा रही हूँ ताकि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनका उसको भी आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ से जो है वो पढ़ा था और कितना पढ़ लिया है। और दूसरी बात, वही बात मैं आपको कहूँगी कि नोट सामने रख के बैठा करें, रजिस्टर्स और बॉल पेन लेके बैठा करें ताकि जो चीज़ आपके सामने पहली दफ़ा आ रही है या जो बात आपके सामने डिस्कस हो रही हो, अगर वो नोट्स में मेंशन नहीं है तो वो आप जो है वो खुद से लिख लें ताकि, क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से बताई जाती है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के हवाले से बताई जाती है, तो या वाइवा के हवाले से बताई जाती है। तो जब आप लोग साथ के साथ नोट डाउन नहीं करोगे तो वो स्किप हो जाएगी माइंड से। जो चीज़ लिखते नहीं होते वो फिर हमें याद नहीं रहती है। मैं बात क्लास में भी बार बार आप लोगों को फोकस करती थी। तो उसके बाद बैक टू आवर लेक्चर, हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे। तो टाइप्स ऑफ सेल हमने दो हिसाब से पढ़े थे, यानी एक तो हमने देखा था कि उनकी लोकेशन या उनका फंक्शन क्या है। दूसरा हमने कहा था कि जो सेल्स हैं वो मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यानी दो हवालों से बताया था कि अगर उनकी लोकेशन सपोज अगर उनकी लोकेशन ब्रेन में है, सेल्स ब्रेन में है, नर्वस सिस्टम में है, तो उनको क्या कह रहे थे, नर्व सेल्स कह रहे थे। जस्ट ब्रेन में नहीं होते, बट जो मेजर इनकी लोकेशन है या आप कह लो कि जहाँ पे इनको डिस्कस किया जाता है वो कौन से सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स डिस्कस किए जाएंगे या जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है या जो उसका मेन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो क्या है, नर्व्स हैं या नर्व सेल्स हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे मसल सेल्स का
कनेक्टिव सेल्स का, इम्यून सेल्स का और ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स का आप लोगों को जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स। Then we have discussed about the composition of cell, and we discussed that water, proteins, electrolytes, lipids, and carbohydrates. These are basic composition of the cell, and water is about 65 to 80% present in the cell. वाटर की जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होती है। मैंने आपको वो बात बताई थी कि जो लाइफ आप कह लो बिगिन हुई थी, लाइफ स्टार्ट हुई थी, वो वाटर से ही हुई थी। तो सेल में जो कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है वाटर की, वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट 65 टू 80% सेल में वाटर होता है। देन हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने कहा था कि अगर हम सेल को लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके दो मेजर हमें पार्ट्स नजर आए। कौन कौन से? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सेल जो है उसके अंदर हमने फिर बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें जो है वो मौजूद होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो है वो वाटरी फ्लूइड के अंदर तैर रहे होते हैं। और उस वाटरी फ्लूइड को जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, वाटरी फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो वाटरी होगा, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो तैर रहे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। तो आपसे कोई पूछे कि कौन साइटोप्लाज्म का कौन सा जो आप कह लो कि वो स्पेसिफिक पार्ट या आप कह लो या पोर्शन जिसमें ऑर्गेनेलीज तैर रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम साइटोसोल कहेंगे। द वाटरी फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। उसके बाद हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था ऑर्गेनेलीज का थोड़ा सा। तो ऑर्गेनेलीज जो है वो स्मॉल से स्ट्रक्चर्स थे जो कि अपने काम में बेहद जो है वो स्पेशलाइज्ड आप कह लो वो थे। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सेल को पावर कौन प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी कौन देता है, एटीपी कौन देता है, तो हमें पता है वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद जो हमारे पास हमें पता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम भी ऑर्गेनेलीज हैं, और वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर सेल में जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं उनमें जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस भी सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है, जो सेल्स जो टूटते हैं खारिज कर रहा होता है, वहाँ पर जो है वो गोल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व होती है। लाइजोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये सारे जो है वो स्मॉल से स्ट्रक्चर्स होती हैं, या आप कह लो कि ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल में अपना फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं और सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फिर हमने ये कहा था कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस जब मिलकर सेल बनाती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस डैट मेकअप द सेल, उनको हमने किसका नाम दे दिया था? प्रोटोप्लाज्म का। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो मिलकर सेल बना रही होती हैं, तो इसको कलेक्टिवली हमने नाम दे दिया था प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज मेनली ऑफ 5 बेसिक सब्सटेंसेस थी इसमें, जिसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स थे। सेम वही जो मैंने कंपोजिशन सेल की बताई है। तो सेल बेसिकली जो चीज़ें सेल मिलके जो चीज़ें बन रही, जो चीज़ें मिल रही हैं और सेल बन रहा है, उसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, और कंपोजिशन जो है उसकी परसेंटेज भी है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना रहे होते हैं। और फिर कंपोजिशन में वाटर हमारे पास 65 टू 80% होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स हमारे पास 10 टू 20% होती हैं, लिपिड्स हमारे पास 2 टू 3% होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पास 1% जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये कंपोजिशन थी प्रोटोप्लाज्म की। उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस किया था, एक टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी होती है स्टूडेंट स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने कहा था, आपने फिजियोलॉजी पढ़ा, उसमें हमने फंक्शन ऑफ आप कह लो कि फंक्शंस पढ़े, ठीक है, बॉडी के। और फिर जो एनाटॉमी है उसमें हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो हर ब्रांच स्पेशलाइज्ड होती है किसी न किसी
आप कह लो फील्ड ऑफ स्टडी में। तो जो स्टडी अगर हम सेल की करें खाली, तो उसको हम जो है वो साइटोलॉजी कह दिया करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको टाइप्स इस हवाले से बताई थी कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। उसमें हमने डिस्कस किया था यूकैरियोट्स को, कि यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का वर्ड जो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रू जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। डेट्स वाई you can say that human cell is a eukaryotic cell because our cell has well defined nucleus। हमारा सेल जो है उसके अंदर एक well defined nucleus मौजूद होता है। and the second term was the prokaryotes basically these are the organisms that prokaryotic organisms are the organisms that contain नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, के जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। वो कहें, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो आपने कह देना है फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। सही है। तो यह आपसे वाइवा का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बच्चे डिफाइन कीजिए व्हाट आर द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, वो आपने थोड़ा सा बता देना है, इनमें डिफरेंस बता देना है कि जो इनमें के यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो ये थोड़ा सा आपने इसकी टाइप्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट चैप्टर नंबर 2 जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्ट करा दी थी, हमने ऑर्गेनेली स्टार्ट किए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था। ये देखिए पहले जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये सेल जो है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, देखिए लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स, पेरोक्सोम्स, सीलियम है, पेरोक्सिसोम, सीलियम और माइक्रोट्यूब्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल। तो इसको जो है ना मैंने आपको डिस्प्ले इसलिए किया था कि आपको आइडिया हो जाए कि सेल के अंदर जस्ट यही स्ट्रक्चर्स नहीं है जो हम स्टडी करेंगे, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट जो मेजर होते हैं जो ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं वो हम अपने चैप्टर में स्टडी करेंगे। बाकियों के एटलीस्ट आपको यहाँ से देखकर आपने नाम ज़रूर लिख लेने हैं कि सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, ताकि आपको नॉलेज में हो कि इन स्ट्रक्चर्स का जो है वो थोड़ा बहुत उनकी प्रोनाउंसिएशन करनी भी आ जाए, और जो है ना इनके स्पेलिंग वगैरह आपको आने चाहिए। देन हमने डिस्कस किया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग होगी, किसकी आउटर कवरिंग होगी? हम कहेंगे कि ये एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होगी। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन ये आउटर कवरिंग होगी एनिमल सेल की। प्लांट सेल की आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है। ये चीज़ क्लास में डिस्कस करवाई थी कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन हमारे अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और फिर हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के हवाले से कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ से हम यही से स्टडी करा रही हूँ मैं, नोट्स सामने रख लीजिए। इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। कौन सा सेल आउटर कवरिंग होगी? इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। It is a thin elastic structure only 7.5 to 10 nanometer thick. The plasma membrane contain two layers of phospholipids with some proteins। कि इसके अंदर 2 लेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की, और हमें पता है कि इसमें हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड होता है फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें, और हाइड्रोफोबिक जो है वो हमारी टेल होती है। ये मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक जो है वो इसकी टेल होती है। और इट इज़ कंपोज्ड आलमोस्ट इंटायरली ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कंपोजिशन में हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितनी होती है? 55%।
लिपिड्स होते हैं 40% और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 5%। तो कोई यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते थे वो ये पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको डिफरेंट नाम भी बताए थे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। यानी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए या नाम आ जाए आपके सामने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज एक ही स्ट्रक्चर का नाम होती हैं। और जब अगर स्ट्रक्चर पूछे तो आपने यही कह देना है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद सम प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देम। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आप डिस्प्ले हो रहा है वो इतना आपने इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने ये वाला स्ट्रक्चर ही पढ़ा था, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, बिकॉज सम स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे क्लास में भी कि मैम इसमें कौन सी प्रोटीन्स होती हैं या फॉस्फोलिपिड जिस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो इस तरीके से ग्लाइकोलिपिड्स भी इसमें होती है। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब ये होगा कि लिपिड्स विद कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब क्या होता है, लिपिड्स विद कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ग्लाइको का मतलब आप समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अटैच होती हैं। और इसके बाद जो है इसमें पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी जो मौजूद होती हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। ये सारा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट कि आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो बोर्ड पे मैं आपसे कह रही थी कि पीछे तक ड्रॉ नहीं हो सकता, तो वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होता है कि देखिए पीछे तक इसकी जो है वो डबल लेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की आपको नज़र भी आ रही होगी। तो ये 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होती है इसमें, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। फिर देखिए कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स कहते हैं। डोंट नीड टू लर्न ऑल दीज नेम एंड डायग्राम लाइक दिस, बट बस जस्ट यू हैव मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कम्प्लीटली। तो ये डायग्राम जो है वो आपके सामने डिस्प्ले की थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो, अब हमने जो स्ट्रक्चर अपना स्टार्ट करना है वो न्यूक्लियस का है। होपफुली ये जो मैंने पीछे सारा आपको रिवाइज कराया, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। वो स्टूडेंट जो पहली दफ़ा जिन्होंने फिजियोलॉजी स्टार्ट किया तो उनको आइडिया हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 2 में जो है वो हमने क्या क्या स्ट्रक्चर्स को और कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी किया था। न्यूक्लियस जो है स्टूडेंट्स बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया था कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि अगर CPU ना हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं करता, बिकॉज कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज CPU देख रहा होता है। इसी तरह जो आप ये कंसीडर कर लें कि सेल का CPU न्यूक्लियस होता है, तो इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोट्स डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सही हो गया, यही बात मैंने आपको पहले प्रीवियसली डिस्कस करवाई है कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, वाइल प्रोकैरियोट्स डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट आपके सामने जो डिस्प्ले होगा वो इसका स्ट्रक्चर है। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। The dense portion of this dark green color, this is known as nucleolus. This dense portion is known as nucleolus, and this is the most prominent structure of the nucleus. Then this structure like this one, this is the chromosomes, and this portion is chromatin, and these are the nuclear pores like this, and this is the nuclear envelope. We will discuss all these components of the nucleus one by one. Nucleus is made up of nuclear envelope, nucleoplasm, chromosomes and nucleolus. First of all you have the idea how to pronounce these words को pronounce करना आपको अच्छे से आना चाहिए। nuclear envelope, nucleoplasm, chromosomes and nucleolus, these are the terminologies that are relevant to the nucleus, और आपसे जो है वो इनके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। न्यूक्लियर इन्वेलप, द इन्वेलप कवरिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप, कि जिस इन्वेलप में न्यूक्लियस को कवर किया हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और इट इज़ आ डबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर 2 मेम्ब्रेन्स होंगी तो किसी भी स्ट्रक्चर में, तो हम उसको वर्ड
नाम दे देंगे इन्वेलप का, ठीक है। यानी इन्वेलप इज नथिंग डिफ़िकल्ट टर्म, इट्स बेसिकली ये होता है कि दो जो मेम्ब्रेन होती हैं उनको ही कंबाइन करके इन्वेलप का नाम दे दिया जाता है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, इट हैज़ न्यूक्लियर पोर्स, इसके पास जो है वो न्यूक्लियर पोर्स भी मौजूद होते हैं। लाइक दिस पोर्स मीन्स आप कह लें ओपनिंग होती है स्मॉल स्मॉल सी। ये स्मॉल स्मॉल सी ओपनिंग्स जो है वो आप कह लो कि जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कोई मटेरियल ले जाना है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल ले जाना है, तो उनके ट्रांसपोर्ट में ये न्यूक्लियर पोर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं? इट इज़ अ विस्कस मटेरियल, ये एक विस्कस सा मटेरियल होता है। विस्कस का मतलब होता है स्टूडेंट्स गाढ़ा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक गाढ़ा सा मटेरियल होता है डेट फॉर्म ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की ग्राउंड सब्सटेंसेस को बनाता है। और इसको आपने देख लेना है कि ये देखें यहाँ पर ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियर पोर्स नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वाली डायग्राम भी यहाँ डिस्प्ले की है। ये देख लीजिए कि ये जो गैप्स हमको नज़र आ रहे हैं, ये ओपनिंग्स हमको नज़र आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो आपको मटेरियल नज़र आ रहा है लाइट ब्लू में, ये इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और यहाँ पर बहुत अच्छा सा नहीं, जो आप कह लें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है न्यूक्लियस में, वो यही न्यूक्लियोलस है। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा न्यूक्लियोलस। ये पोर्शन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोलस। और उसके बाद ये आपका पोर्शन है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूक्लियस की एक और डायग्राम थी, एक और स्ट्रक्चर था। तो पूछ ले आपसे कोई कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, तो आपने कह देना है इट इज़ अ विस्कस मटेरियल दैट फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी डिफरेंट जो है वो शेप्स होती हैं। ये आई शेप का हो सकता है, ये जे शेप का हो सकता है, ये वी शेप, यानी जो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के होते हैं, अगर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आई जे और वी उसको जहन में रखें तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह किसी शेप भी अटेन कर लेते हैं। तो जो तमाम हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही वो जो है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन शिफ्ट हो रही होती है। और इवन क्रोमोसोम्स इतना रोल प्ले करते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी हो जाए या एक क्रोमोसोम की आप कह लो ज़्यादती हो जाए, यानी ज़्यादा हो जाए, तो जिस्म में बहुत आप कह लो कम्प्लेक्स डिजीज़ जो है वो जन्म ले लेती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक मटेरियल, ये थ्रेड की तरह का, धागे की तरह का मटेरियल होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, जो प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होता है। प्रोटीन्स का हमको पता है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये एक डबल हेलिक्स होता है। तो आपसे कोई पूछ ले, हमें पता है ना कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ऊपर जो है वो जीन्स होती हैं। तो वही क्रोमोसोम वो जो वही डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर क्रोमोसोम्स को बना रहे होते हैं। तो अब जो क्रोमेटिन है स्टूडेंट्स, ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में यही डिफरेंस होता है कि जैसे ही जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन होने से बस थोड़ा देर पहले ही या जस्ट पहले ही इट क्वाइल्स, वो क्वाइल करता है, इकट्ठा होता है और वो मिलकर क्रोमोसोम बना देता है। तो क्रोमोसोम आप कह लो, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में सिर्फ ये फ़र्क है कि क्रोमेटिन इकट्ठा होकर जब सेल डिवाइड होना होता है तो डिवीजन से थोड़ा पहले वो क्रोमेटिन इकट्ठा होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लाइक दिस, ये देखें, ये हमको जो धागे की तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रोमेटिन कह देते हैं। और ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यानी ये जो क्रोमेटिन है, जब ये डेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम से भी शिफ्ट होना होता है डॉटर सेल्स में, फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल उससे शिफ्ट होना होता है। तो जो एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, माइटोसिस के अंदर हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, तो उनमें हमने कहा था क्रोमोसोम शिफ्ट होते हैं, डॉटर सेल में जाते हैं, तो उन्होंने शिफ्ट होना होता है तो वो थोड़े से विजिबल हो जाते हैं। ये देखिए, ये क्रोमेटिन है, और जब ये क्रोमेटिन इकट्ठा हो जाए तो वो इस तरह से क्रोमोसोम्स
जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब हमें थोड़ा सा समझ में आ गया कि जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन इट क्वाइल्स, इट क्या मतलब क्रोमेटिन, ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है ये क्वाइल करता है एंड फोल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, और वो फिर जो है वो क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम्स कंटेन ऑल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, तमाम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती है। तो अब आपको यही से अंदाज़ा होगा कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो क्रोमोसोम्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वाजे, जो हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा होता है। ये देखें, सबसे वाजे तौर पे जो हमें नज़र आ रहा होता है वो क्या नज़र आ रहा होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हमको नज़र आ रहा होता है। इट इज स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस एंड दे आर द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन, यानी जो राइबोसोम्स बन रहे होते हैं वो न्यूक्लियोलस में बन रहे होते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द साइट्स ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन। इंशाल्लाह जब मैं एमसीक्यूज डिस्कस कराऊंगी तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करा दूंगी कि जो राइबोसोम्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो पूछ सकते हैं आपसे कि राइबोसोम्स की प्रोडक्शन जो है वो सेल के किस पार्ट में हो रही होती है। तो आपने कहना है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में जो है वो राइबोसोम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा होता है न्यूक्लियस का, तो आपने कह देना है वो भी न्यूक्लियोलस होता है। तो एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस जो है वो सेल में मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हमने जो इसके स्ट्रक्चर्स के पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े हमने, इसमें हमने पढ़ लिया इसका, एक तो हमने न्यूक्लियर इन्वेलप देख लिया, दूसरा जो है वो हमने न्यूक्लियोप्लाज्म देख लिया, और न्यूक्लियस में हमने क्रोमोसोम्स देख लिए और न्यूक्लियोलस देख लिया। अब थोड़ा सा इसको फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कौन, न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। तो स्टूडेंट्स ये भी हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से ही प्रोटीन्स बनती हैं। तो वो कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा होगा, न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं ना। तो इट कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए, इट कंट्रोल्स द सेल डिवीजन, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या करता है, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इट हेल्प्स इन हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, और हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में भी न्यूक्लियस अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज न्यूक्लियस, या राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस। तो आपने उसमें उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, थोड़ा सा आपने इसकी जो है वो इंट्रो लिख देना है, यानी ये 4 पॉइंट्स थोड़े से लिख देने हैं। क्लास में मैं फर्दर आप लोगों को एडिशन करवाऊंगी, जब हम थोड़ा सा फिजिकल क्लासेस में मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दूंगी कि न्यूक्लियस को आपने अगर या किसी और ऑर्गेनेली का आ जाएगा तो उसको हमको लिखना, मैंने आपको एक बार खुद लिख के दिखाऊंगी किस तरीके से लिखना है, और फिर इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, डेट्स वाई मैंने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे न्यूक्लियस का ड्रॉ किया था कि आप लोग जो है यहाँ से देख के न्यूक्लियस का ये वाला स्ट्रक्चर ईजी है ये बना लेंगे, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना लेंगे। थोड़ा सा इंट्रो लिख के, ये वाला इंट्रो लिखकर उसके बाद आपने इसका जो है वो स्ट्रक्चर बना लेना है, वो ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना है, और फिर जो है वो इसकी कंपोजिशन लिख देनी है कि न्यूक्लियस बना हुआ किन किन चीज़ों से होता है, और फिर वन बाय वन उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है कि वो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म में अगेन नहीं बनानी है डायग्राम, वो बस एक दफ़ा ही बनानी है। और उसके बाद जो है वो हमसे क्रोमोसोम्स के बारे में आपने थोड़ा सा लिख देना है, और फिर जो है न्यूक्लियोलस का हेडिंग डालनी है, इसके बारे में लिख देना है, और फिर जो है वो आपने फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस लिख देने हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन सा अटैम्प्ट हो जाएगा, और वाइवा वॉइस के हवाले से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि मेजर क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, वो पूछ सकते हैं। दूसरा वो पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस के काम मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में सेल की न्यूक्लियस अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारे थोड़े से क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया, और उसका एमसीक्यूज़ का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेगा कि क्या उसको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, या कोई टर्मिनोलॉजी उसको बोलनी नहीं आ रही, तो वो डिस्कस कर लेगा। इंशाल्लाह फिज़िकल क्लासेस में
हम जो है वो इसके टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे ताकि आप लोगों को इसको अच्छे से याद करवा सकें। होपफुली ये जो हमारा सेल स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया एनाटॉमी में, आप फिजियोलॉजी में सॉरी, ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं होगी। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको ये बेसिक है फिजियोलॉजी में, ये जो सेल के हवाले से है ये बेसिक पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। आगे जो है वो हम मज़ीद कम्प्लेक्स चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर ही अगर कोई कंफ्यूजन अपनी रिलीज़ करना चाहें तो बेटर होगा, क्योंकि आगे जाके फिर करेंगे तो फिर वो भी समझ नहीं आएगा और ये भी आपको समझ नहीं आया हुआ होगा, तो कोई फ़ायदा ऐसा नहीं होगा। तो आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ सेल्स, कंपोजिशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और उसके बाद जो है वो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा देख लिया, और उसके बाद जो है वो हमने न्यूक्लियस को देख लिया। होपफुली यहाँ तक किसी को जो है ना कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, और साइटोप्लाज्म। तो इंशाल्लाह साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटर होगा कि आप उसको एक बार पढ़ के जो है रखना, और नोट्स अपने सामने रखना, ताकि जब मैं वो डिस्कस कराऊं और कोई इंपॉर्टेंट बातें बताऊं तो आप नोट डाउन कर लें। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।